बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा कि किस तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने शोधा कब्रिस्तान पहुंचने की कोशिश की और किस तरह से रेंजर्स और रियासती इदारों ने उनको न सिर्फ कब्रिस्तान जाने से रोका बल्कि मुत्तहद लोगों को गिरफ़्तार भी किया, तशद्दुद भी किया और उन्हें पूरी कोशिश की कि उनको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन मुतअद्दिद कारकुनान जो थे वो पहुंचने में कामयाब भी हो गए और जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी उस सुबह से ही उन इलाकों में मौजूद थी, लेकिन तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए जलूस जो था वो जब आयशा मंजिल से रवाना हुआ तो पुलिस और रेंजर्स ने उस जलूस को घेर लिया और घेरने के बाद वहाँ साबिक रुकन कौमी असम्बली जनाब निसार पंवर साहब को गिरफ़्तार किया गया। मारूफ कानूनदान थे आबिद जौहर साहब को गिरफ़्तार किया गया और 2024 के जो इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रुकन उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के जनाब अनवर तरीन को गिरफ़्तार किया गया, मेंगल साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके साथ साथ 20 से ज़ायद कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी, तमाम तर सख्तियों के बावजूद जिस तरह से कारकुनान ने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के बैनर उठाए हुए थे, उनकी तस्वीरें उठाई हुई थी और जिस तरह से नारेबाजी की जा रही थी, पूरे अजीज़ाबाद की तमाम गलियां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान से भरी हुई थी। एक बहुत बड़ा मजमा था जिसकी मैं आज खुद भी तवक्का नहीं कर रहा था कि इस कदर सख्तियों और फस्तायत के बावजूद भी लोगों का पहुंच जाना बड़ी जुर्रत की बात है। और जौहर भाई गाड़ी में, जौहर भाई गाड़ी में पीछे आ जाए तमाम साथी निसार पंवर भाई के पीछे आ जाए, तमाम साथी पीछे आ जाए। जौहर भाई ये निकला है, रवानगी लिखवा रहे हैं। नहीं जरूर बाजी इस बार और किसी को इतनी तवक्का नहीं थी कि इस कदर सख्ती के बावजूद कि कारकुनान जो हैं हज़ारों की तादाद में 90 की गलियों में मौजूद होंगे और उन कारकुनान ने, उन साथियों ने, उन हक पर वफा परस्त साथियों ने भरपूर साथ दिया इन कायदीन का और सैकड़ों कारकुन जो थे वो उनके साथ साथ थे। उनको जब गिरफ्तार करके ले जाया गया तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनान उन मोबाइल के पीछे भाग रहे थे और ख़ुद अपनी गिरफ्तारियां पेश करने के लिए वो लोग तैयार थे। रेंजर्स और पुलिस के पास इतनी मोबाइलें नहीं थी कि वो इन लोगों को गिरफ्तार करती और उनको जो है मोबाइल में बिठा कर ले जाते। मजबूरन उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लोग थे, जिनमें मैंने नाम बताया कि निसार पंवर साहब और दूसरे साथी। इतनी बड़ी तादाद में आज 9 दिसंबर को शोधाओं की जो आज दिन था, उस मौके पर निकलना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है। उससे कबल मैं तकरीबन 12:30 बजे उस शोधाए कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद था, जहां तकरीबन 10 मोबाइलें रेंजर्स की मौजूद थीं, 6 मोबाइलें पुलिस की मौजूद थी और
थोड़ी देर के बाद जब मैं वहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए टर्न कर रहा था तो रेंजर्स की एक वीआईपी गाड़ी थी जिसमें लोगों का ये कहना था कि डीजी रेंजर्स थे जिन्होंने आकर यासीनाबाद कब्रिस्तान, जिसे शोधा कब्रिस्तान कहा जाता है, उसका भी विज़िट किया। और फिर वही गाड़ियाँ मैंने जाते हुए देखी कि जो शोधाओं का जो यादगार बनी हुई है वहाँ भी उन गाड़ियों को मैंने जाते हुए देखा। फिर वहाँ भी मैंने तस्दीक की चंद रेंजर्स के जवानों से, तो उन्होंने कहा कि ये डीजी रेंजर साहब थे, हमारे साहब थे जो विज़िट के लिए आए थे। ये 12:30 बजे का मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ। और फिर मुसलसल उस फोर्स में वहाँ इजाफा होता रहा और जब 3:30 या 4 बजे वो जलूस नमूदार हुआ आयशा मंजिल चौरंगी से, और वो फिर 90 से होता हुआ मुक्का चौक पर भी अभी ये जलूस नहीं पहुंच पाया था कि रेंजर्स और पुलिस ने इस पूरे जलूस को घेर लिया और घेरने के बाद इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान ने, बहुत से कारकुनान ऐसे थे जिन्होंने हमें ये बताया कि वो कब्रिस्तान में पहुंचने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने फातिहा भी की। और उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ दीवारें छलांग कर हम लोग गए थे, दीवारें फांग कर अंदर गए थे, हमने वहाँ दुआ भी की, दुआ खैर भी की, और शोधाओं के लिए शोधाओं की जो कब्रें थीं उन पर पत्तियाँ भी निछावर की। इसके अलावा सुबह जो है बताया जाता है, इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि सुबह 10 से 11 के दरमियान 2 दर्जन से ज़ायद ख़वातीन ने वहाँ शोधा कब्रिस्तान जाने की कोशिश की और उन तमाम ख़वातीन के हाथों में कुरान शरीफ थे। वो चाहती थीं कि हम अपने लवाकिन जो उनके जो प्यारे थे वो तदफीन हुई है उनकी यहाँ, और वहाँ वो कुरान शरीफ पढ़ेंगी, उनके लिए दुआएं करेंगी। तो रेंजर्स के लोगों ने उनको जाने से रोक दिया और बाज़ ख़वातीन जो ज़िद कर रही थी उनकी ख़वातीन के हाथों से कुरान शरीफ छीन लिए गए, उन्हें बेदर्दी से उन्हें धक्के देकर वहाँ से भगाया गया। जबकि सोशल मीडिया पर चंद नौजवान ये वीडियो बना रहे थे तो उनसे भी मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट की गई। उन बच्चों को भी से भी बदतमीज़ी करते हुए देखा गया, पुलिस को, रेंजर्स के एहलकारों को। तो उन ख़वातीन ने बताया कि हम सुबह के टाइम जाना चाह रहे थे, कुरान शरीफ की तिलावत करनी थी हमें, और वहाँ दुआ खैर करनी थी। तो रेंजर्स के लोगों ने हमें जाने से मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया बल्कि बज़ोर ताकत उन ख़वातीन को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। तो इसी तरह से हैदराबाद में भी बहुत बड़ा एक जलूस था जो शोधाओं की कब्रों पर जाना चाहता था, वहाँ भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो रेंजर्स के लोग भी रोकने में नाकाम रहे और पूरी तरह से पूरा जलूस जो था जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे, न सिर्फ शोधाओं की कब्रों पर पहुँचे, उन्होंने दुआ भी की, पत्तियाँ भी निछावर की। और इस मौके पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से नारे भी लगाए गए, पम्फलेट भी तकसीम किए गए, बैनर्स भी आवेज़ा थे, और जो पेनाफ्लेक्स थे वो भी उन लोगों के पास मौजूद थे। बहरहाल हैदराबाद से ज़्यादा कराची में ज़्यादा सख्ती थी और उसको पूरे अजीज़ाबाद को जो है पूरी तरह से घेरा हुआ था। उसके अलावा हमने देखा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो घर है, जो 120 गज का घर है जिसे 90 कहा जाता है, वहाँ भी रेंजर्स के 4 एहलकार कुर्सियाँ लगाकर उस जले हुए घर में बैठे हुए थे। उसके अलावा 4 से 6 रेंजर्स के जवान जो थे वो बाहर मौजूद थे, और तमाम गलियों के जो कॉर्नर्स थी वहाँ 2-2 रेंजर्स एहलकार थे और 2-2 सिपाही वहाँ मौजूद थे। तो पूरे अजीज़ाबाद में हर गली के साथ 2 रेंजर्स के जवान और 2 सिपाही वहाँ तैनात किए गए थे। और तकरीबन मेरी गिनती के मुताबिक 60 से ज़्यादा मोबाइलें मौजूद थी वहाँ, जिसमें रेंजर्स के भी लोग थे और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। तो 60 से ज़्यादा मोबाइलों ने पूरी तरह से पूरे अजीज़ाबाद को घेरा हुआ था। उससे कबल वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ एक फ्लैग मार्च किया था रेंजर्स ने, और उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें भी मौजूद थी उस फ्लैग मार्च में, और तकरीबन 40 से ज़्यादा मोबाइलें बताई जाती हैं। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया था, लोगों को सख्त परेशानी हुई थी उस फ्लैग मार्च से। कई घंटे तक खौफ की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो थे बड़ी तादाद में शोधा कब्रिस्तान पर पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचकर
انہوں نے جو ہے پوری کوشش کی. بعض لوگ وہاں اندر داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے اور کئی 2 درجن سے زائد لوگ جو ہیں گرفتار بھی ہوئے، جن میں نثار پور صاحب بھی ہیں، انور ترین صاحب بھی ہیں، مینگل صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور مجید صاحب جوہر، عابد جوہر صاحب بھی گرفتار لوگوں میں شامل ہیں. انہیں پہلے عزیز آباد تھانے لے جایا گیا تھا، پھر ان کو مختلف تھانوں میں اب جو ہے وہ بانٹ دیا گیا. میری اب جب میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی غالباً کوئی پرچہ کاٹا گیا ہے. تو ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال یہ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں. اور آج جو دیکھا گیا اس 9 نومبر کو شہداء کے دن کے موقع پر، وہ تمام پرانے کارکنان اس وقت موجود تھے، اور جو کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی مقبولیت کا خاتمہ ہو گیا، ان کو 9 نومبر کا یہ واقعہ جو ہے اور یہ جو دن ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج 9 نومبر کو تمام تر سختیوں کے باوجود لوگوں نے نکل کر اظہار یکجہتی کیا بانی متحدہ الطاف حسین سے، اور یہ ثابت کیا کہ الطاف حسین ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ مقبول ہے. اس سے پہلے کبھی بھی الطاف حسین کی اتنی مقبولیت نہیں تھی. آج ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ عروج پر ہے. آج ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ الطاف حسین پاپولر ہے. کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو تھی 9 نومبر کے حوالے سے کوئی ایسی خاص پلاننگ نہیں کی گئی تھی. اگر اس سے قبل یہ جو 9 نومبر کا دن تھا منانے سے قبل تمام پورے کراچی میں، حیدرآباد میں، جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے ووٹرز موجود ہیں، وہاں بزرگوں کی کمیٹیاں تشکیل دی جانی چاہیے تھیں. ان میں خواتین بزرگ کمیٹیاں بنائی جائیں اور جینٹس بزرگ کمیٹیاں بنائی جائیں، تاکہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں. اور بزرگ جو ہیں، چونکہ بزرگ جو ہیں وہ گزشتہ 40 سال 44 سال سے الطاف حسین کے ساتھ رہے ہیں، اب وہ بزرگی ان میں آ چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ تحریک کے کام کس طرح سے کیے جاتے ہیں. تو ان بزرگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ان بزرگوں کی ہمیں کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی کے ذریعے جو ہے ہمیں آئندہ کوئی پروگرام ترتیب دینا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ کی اور الطاف حسین صاحب کی جو ان کی جو زبان بندی ہے اس کے لیے بھی احتجاج کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں جب تک ہم نکلیں گے نہیں، احتجاج نہیں کریں گے آج کی طرح، اس طرح جو ہے پابندی ہٹنا مشکل ہے. لہٰذا ہمیں ہر لمحے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہماری بزرگ کمیٹی ضرور تشکیل دی جائے، خواہ وہ خواتین کی ہوں یا مردوں کی ہوں. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.